कथा कहानी किस्सा के सभी सुनने वालों को नमस्कार। कल्पना हमारी बुद्धिमत्ता पर भारी पड़ती है। बच्चों को आमतौर पर नासमझ माना जाता है, जो सही नहीं है। बच्चों की कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची होती है। आज प्रस्तुत है H.H. मुनरो उर्फ साकी की मजेदार अंग्रेजी कहानी द लंबर रूम की हिंदी पेशकश अंधेरा बंद कमरा। बच्चों को जैकबरो के समुद्री किनारे तफरी के लिए भेजा गया था। क्योंकि निकोलस को सजा मिली हुई थी, इसलिए उसे इस मौज मस्ती वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। आज सुबह ही उसने दूध और ब्रेड खाने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि इसमें एक मेंढक गिर गया है, इसलिए वो इसे नहीं खाएगा। घर के बड़े बूढ़ों ने उसे समझाया था कि दूध और ब्रेड वाले कटोरे में मेंढक नहीं गिर सकता और उसे इस बकवास को बंद कर देना चाहिए। लेकिन निकोलस अपनी बात पर अड़ा ही नहीं रहा। उसने बाकायदा मेंढक के रंग, रूप और आकार के बारे में भी विस्तार से सबको बताया। सबको आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने देखा कि निकोलस के बड़े से कटोरे में दूध और ब्रेड के मिश्रण के बीच मेंढक बैठा हुआ था। बात यह है कि उसने खुद ये मेंढक इसमें डाला था, इसलिए वो विस्तार से इसके बारे में तो बता ही सकता था। बगीचे से मेंढक को पकड़कर कटोरे में डालने के पाप पर आंटी ने निकोलस को लंबा भाषण दिया था। निकोलस का ध्यान इस बात पर नहीं था। वो तो सोच रहा था कि बड़े बूढ़े और समझदार लोग भी कुछ कुछ मामलों में कितने नासमझ होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। निकोलस अपनी बात सिद्ध करने के लिए लगातार कहे जा रहा था, आप तो कह रहे थे कि कटोरे में मेंढक हो ही नहीं सकता, लेकिन देखो इसमें मेंढक निकल आया। वो अपनी बात से जरा भी इधर से उधर हटने के लिए तैयार नहीं था। कुल मिलाकर बात ये बनी कि उसके चचेरे भाई और बहन के साथ उसके छोटे भाई को भी समुद्र के किनारे जैकबरो भेज दिया गया। उसे घर में ही रहने की सजा मिली। सुबह की उसकी शैतानी को देखते हुए उसकी आंटी ने दूसरे बच्चों को जैकबरो के समुद्र तट की सैर पर भेजने की घोषणा कर दी। वो निकोलस को यह जता देना चाहती थी कि ब्रेकफास्ट की मेज पर उसने जो गलती की है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आंटी की ये आदत थी, जब भी कोई बच्चा इस तरह की शैतानी करता था तो वो तुरंत इसी तरह की मजेदार यात्रा की योजना बना देती थी और उस बच्चे को सजा के तौर पर घर में ही रोक दिया जाता था। अगर किसी शैतानी में सभी बच्चे भाग लेते थे तो उन्हें बताया जाता था कि पड़ोस के शहर में एक बहुत शानदार सर्कस लगा हुआ था। कहा जाता कि सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाए जाते थे और उसमें बड़ी संख्या में हाथी और दूसरे जानवर भी थे। लेकिन अगर बच्चे शैतानी नहीं करते तो उन्हें उसी दिन सर्कस ले जाया जाता। लेकिन अब तो उन्हें घर पर ही बैठना पड़ेगा। आंटी सोच रही थी कि निकोलस अपनी आंखों में आंसू भरकर उनसे दया की भीख मांगेगा और याचना करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उल्टे उसकी चचेरी बहन उस समय आंसू बहाने लगी जब गाड़ी में चढ़ते समय उसका घुटना छिल गया। निकोलस ने आनंदित होते हुए कहा, वो कितने भद्दे तरीके से चिल्लाते हुए टेस हुए बहा रही थी। बच्चों में जैकबरो जाते समय जो खुशी और उत्साह दिखाई देना चाहिए था वो नदारद था। आंटी ने निकोलस को सुनाते हुए कहा, जल्दी ही वो सब कुछ भूलकर खुश हो जाएगी। उन्हें समुद्र तट की शानदार चमकदार रेत पर भागते हुए कितना मजा आएगा। निकोलस ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉपी को तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, वो तो भाग भी नहीं पाएगा। उसके जूते बहुत टाइट हैं, परेशान है बेचारा। कुछ चिंता करती हुई आंटी ने कहा, उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि जूता काट रहा है? निकोलस बोला, उसने 2 बार आपसे कहा, लेकिन आप सुनते ही कहाँ हैं। हम जब भी कोई जरूरी बात आपसे करते हैं आप ध्यान ही नहीं देती। बात बदलते हुए आंटी ने कहा, आज तुम बेर वाले बगीचे में भी नहीं जाओगे, समझे? क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? निकोलस ने पूछा। आंटी ने आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें सजा मिली हुई है। निकोलस को आंटी की ये बात अटपटी लगी। सजा मिली है तो समुद्र तट पर नहीं गया,
लेकिन बेर के बगीचे में क्यों नहीं जा सकता? उसके चेहरे पर अवज्ञा का भाव उभर आया। उसकी आंटी समझ गई थी कि अब तो निकोलस बेर के बगीचे में जरूर जाएगा। आंटी सोच रही थी कि उन्होंने उसे वहां जाने से मना किया था, इसलिए अब वो वहां जाए बगैर मानेगा नहीं। बेर की बगिया में जाने के 2 दरवाजे थे। अब निकोलस जैसा छोटा सा लड़का इन दरवाजों से अंदर चला जाता तो उसे खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तरह तरह की ऊंची घास और झाड़ियां बेर के पेड़ों के चारों ओर उगाई थीं। उस दिन आंटी को कई दूसरे जरूरी काम भी करने थे, लेकिन वो फूलों के पौधों में छोटा मोटा काम करती रही। दरअसल वो उन दोनों दरवाजों पर नजर रखे हुए थीं जिनसे निकोलस बेर के बगीचे में जा सकता था। आंटी के अंदर सोचने समझने की ताकत हो सकता है कम हो रही हो, लेकिन उनकी निगाहों से बच पाना बहुत मुश्किल था। निकोलस बगीचे के 2 चक्कर लगा आया था। वो सोच रहा था कि किस तरह आंटी की नजर बचाकर वो धीरे से बगीचे के अंदर सरक जाए। सच बात तो यह है कि निकोलस बेर के बगीचे में जाने के लिए बहुत बेचैन था ही नहीं। दरअसल वो चाहता था कि उसकी आंटी पूरी दोपहर इसी आशंका से घिरी रहे कि वो बगिया में जा सकता था। इस तरह वो घर में नहीं आएंगी और चौकीदारी में ही लगी रहेंगी। अपनी आंटी को पूरी तरह ये विश्वास दिलाकर कि वो कभी भी बाग में घुस सकता है, निकोलस वापस घर लौट आया। कुछ ही देर पहले उसके दिमाग में एक नया विचार आया था और वो उसी के लिए योजना बना रहा था। लाइब्रेरी में एक शेल्फ के ऊपर एक मोटी सी बड़ी चाबी दिखाई दे रही थी। कुर्सी के ऊपर खड़े होकर उस चाबी को पाया जा सकता था। ये चाबी उस अंधेरे से बंद कमरे की थी जिसमें अनधिकृत रूप से किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एक तरह से ये चाबी केवल आंटी और उनके जैसे दूसरे लोगों के लिए ही काम आती थी। निकोलस को दरवाजे में चाबी घुसाकर उसे खोलने का कोई अनुभव तो था नहीं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उसने स्कूल के दरवाजे को चाबी से खोलकर कुछ अभ्यास कर लिया था। उसने दरवाजे में चाबी लगाई, चाबी थोड़ा मुश्किल से घूमी, लेकिन दरवाजा खुल गया। निकोलस ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और वो ऐसी जगह पहुंच गया जो एकदम अनजान लेकिन बहुत रोचक थी। बेर का बगीचा तो उसने कई बार देखा था और उसमें ज्यादा मजा अब नहीं रह गया था। अक्सर निकोलस अपने दिमाग में इस कमरे की तस्वीर बनाता था। इस कमरे को बच्चों की पहुंच से दूर रखा गया था और इससे जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता था। जैसा उसने सोचा था, कमरा वैसा ही उसने पाया। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उसमें रोशनी की बहुत कम व्यवस्था थी। जिस बगीचे में जाने की मनाही थी, उसी की तरफ कमरे में एक बड़ी खिड़की थी। रोशनी केवल इसी खिड़की से अंदर आती थी। कमरे को उसने गौर से देखा। पहली नजर में उसे ये कबाड़ खाना नजर आया, लेकिन कमरे में कई चीजें उसे ऐसी भी दिखीं जो किसी खजाने की शोभा बढ़ा सकती थीं। असल में आंटी भी उन जैसे लोगों में थी जो सोचते थे कि कीमती चीजों को संभाल कर रख देना चाहिए, नहीं तो वो नष्ट हो जाती हैं। इस चक्कर में इन कीमती चीजों पर धूल जम जाती थी और सीलन चढ़ जाती थी। निकोलस ने घर में कई बार दूसरी जगहें ऐसी देखी थीं, पर वो सुनसान सी और उबाऊ लगती थीं। लेकिन इस कमरे की तो बात ही कुछ और थी। यहाँ एक से बढ़कर एक नायाब चीजें रखी हुई थीं। जिस चीज ने सबसे पहले उसका ध्यान खींचा, वो फ्रेम की गई कपड़े पर बनाई गई एक कलाकृति थी। वो जानता था कि इसका इस्तेमाल फायरप्लेस के आगे रखकर सुरक्षा के लिए किया जाता था। कपड़े में बने चित्र निकोलस को जीवंत लग रहे थे। वो दीवार पर टंगे चित्रों के आगे बैठ गया जिन पर धूल जम गई थी। वो देख रहा था कि एक चित्र पुराने किसी समय के शिकारी का था। शिकारी के पास ही एक हिरन पड़ा हुआ था जिसका शरीर तीर से बिंधा हुआ था। इस हिरन को मारने के लिए किसी खास मेहनत की जरूरत तो रही नहीं होगी, क्योंकि वो शिकारी से बमुश्किल 3-4 कदमों के फासले पर ही पड़ा हुआ था। चित्र में घनी झाड़ियां और घास दिखाई दे रही थी और शायद हिरन उन्हें खाने ही यहां तक आया था।
शिकारी के पास ही दो कुत्ते भी दिखाई दे रहे थे जो एकदम छलांग लगाने को तैयार थे। ऐसा लगता था कि ये कुत्ते शिकार खेलने के लिए बाकायदा ट्रेंड किए गए थे। यहां तक तो इस चित्र में कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी, लेकिन क्या शिकारी का ध्यान भी उस तरफ था जिस तरफ निकोलस की निगाहें थीं? घने जंगल के बीच से 3-4 भेड़िए कूदते फांदते शिकारी की ही तरफ चले आ रहे थे। यह भी हो सकता था कि पेड़ों के पीछे इन भेड़ियों के अलावा दूसरे भेड़िए भी हों। ये बात तो तय थी कि अगर ये भेड़िए शिकारी के ऊपर आक्रमण कर देते तो उसका और उसके कुत्तों का बचना संभव नहीं था। शिकारी के तरकश में अब केवल 2 ही तीर बाकी थे। यह भी हो सकता था कि उसके एक या दोनों ही तीर निशाने पर न लगें। शिकारी की योग्यता तो वैसे भी सवालों के घेरे में थी। उसने जिस हिरण का शिकार किया था वो 2-3 गज से अधिक दूरी पर नहीं था। निकोलस इस चित्र के आगे काफी देर तक बैठा रहा और सभी संभावनाओं पर विचार करता रहा। उसे अब इस बात पर यकीन हो रहा था कि भेड़ियों की संख्या 4 से ज्यादा थी। वो सोच रहा था कि अब तो शिकारी और उसके कुत्तों की खैर नहीं। निकोलस का ध्यान खींचने के लिए कुछ और आकर्षक और रोचक सामान भी वहां पर रखा हुआ था। सांप के आकार के मोमबत्ती के स्टैंड थे। एक चाय की चीनी मिट्टी की केतली थी जो बत्तख जैसी दिखाई देती थी। उसकी खुली चोंच से ही चाय बाहर आती होगी। चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा जैसा कुछ था जिसके अंदर खुशबूदार रुई के गोले रखे हुए थे। 2 बड़े कुबड़ वाले सांड थे, रंग बिरंगे मोर थे और कुछ भूत जैसी मूर्तियां थीं। एक काली जिल्द वाली किताब थी जिसमें रंग बिरंगी चिड़िया बनी हुई थी। आमतौर पर जब वो घूमने निकलता था तो उसे गौरैया और कबूतर जैसी चिड़िया ही दिखाई देती थीं, लेकिन इस किताब की तो बात ही अलग थी। इसमें धारीदार बगुले, सुनहरे रंग के तीतर, चील, झाड़ियों में रहने वाली टर्की चिड़िया, कठफोड़वा और न जाने कौन कौन से पक्षियों की तस्वीरें थीं। वो किताब में छपी एक विशेष तरह की बत्तख के रंगों में डूबा हुआ था कि उसे आंटी की चीख सुनाई दी। आंटी बेर वाले बगीचे से ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी और उसका नाम लेकर उसे बुला रही थी। आंटी सोच रही थी कि निकोलस इतनी देर तक शांति से नहीं बैठ सकता और वो बगीचे की दीवार को फांद कर अंदर घुस गया था। वो उसे झाड़ियों के बीच ढूंढती हुई काफी आगे चली आई थी। निकोलस, निकोलस, आंटी गला फाड़ के चिल्ला रही थी। फौरन से बाहर निकल कर आओ, वहां छिपने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर पूरे समय तुम पर ही लगी हुई थी। शायद पिछले 20 सालों में पहली बार कोई उस अंधेरे बंद कमरे में मुस्कुराया था। निकोलस के नाम के बाद अचानक से जोर की चीख सुनाई दी और फिर ऐसा लगा कि आंटी जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकार रही हैं। निकोलस ने किताब को बंद किया और जहां वो पहले रखी थी वहीं रख दिया। बगल में रखे हुए पुराने अखबारों के गट्ठर से उसने धूल हटाई और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। उसने दरवाजा बंद किया और चाबी फिर से उसी जगह पर रख दी जहां से उसने उसे उठाया था। जब वो बाग के गेट पर पहुंचा तब भी आंटी उसका नाम पुकार रही थी। निकोलस ने पूछा, कौन आवाज लगा रहा है? दीवार की दूसरी तरफ से आती हुई आवाज उसे सुनाई दी। अरे मैं हूं, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मैं तुम्हें बेर के बगीचे में देख रही थी, लेकिन मैं अचानक से पानी के बने टैंक में फिसल गई। मेरा भाग्य अच्छा था कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसके किनारे बहुत फिसलन वाले हैं, इस कारण मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। चेरी के पेड़ के नीचे जो छोटी सीढ़ी रखी है, जल्दी से उसे लेकर आओ। निकोलस ने तुरंत कहा, लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि बेर के बाग में नहीं जाना है। पानी के टैंक से आंटी की गुस्से और लाचारी से भरी आवाज सुनाई दी। हाँ, मैंने मना किया था, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूं कि जल्दी से यहां आओ। निकोलस मौका कहां चूकने वाला था। वो बोला, आपकी आवाज आंटी जैसी तो लग ही नहीं रही है। तुम जरूर कोई शैतान हो जो मुझसे गलत काम करने के लिए कह रहा है।
आंटी अक्सर मुझसे कहती थी कि शैतान मुझे हमेशा घेरे रहता है और मुझसे गलत काम करवाता रहता है। मैं आज तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। आंटी ने गुस्से से कहा। बकवास बंद करो निकोलस, जल्दी से सीढ़ी लेकर आओ। निकोलस ने भोली सी आवाज बनाकर कहा, क्या चाय के साथ मुझे स्ट्रॉबेरी का जैम मिलेगा? आंटी मन ही मन कह रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जोर से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। निकोलस अब अपनी उल्लसित आवाज में बोला, अब मैं समझ गया हूं कि तुम शैतान ही हो, मेरी आंटी नहीं हो। कल जब मैंने आंटी से स्ट्रॉबेरी जैम मांगा था तब उन्होंने कहा था कि ये जैम खत्म हो गया है। मैंने कल ही देखा था कि स्ट्रॉबेरी जैम के 4 मर्तबान स्टोर में रखे थे। तुमने भी इन्हें देख लिया था। शायद आंटी को इनके बारे में पता ही नहीं था। शैतान के बच्चे, अब तुम अपने ही फंदे में फंस गए हो। अब मुझे पता चल गया है कि आंटी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम ही शैतान हो। आंटी को शैतान बनाकर उनसे बात करने में जो मजा था, उसका पूरा आनंद निकोलस उठा रहा था। लेकिन उसकी बाल बुद्धि ये भी जानती थी कि लंबे समय तक ये आनंद उठाना बाद में खतरनाक भी साबित हो सकता है। वो शोर मचाता हुआ वहां से भाग गया। बाद में एक नौकरानी जो अजवाइन के पत्ते खोजते हुए बेर की बगिया में पहुंची थी, उसने आंटी को पानी के टैंक से बाहर निकाला। उस दिन शाम को चाय बहुत ही गंभीर और शांत माहौल में पी गई। जो बच्चे जैकबरो गए थे उन्हें भी निराशा हाथ लगी। निकोलस को सजा देने के चक्कर में आंटी ज्वार भाटे का अंदाज नहीं लगा पाई। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, बच्चे रेत पर चल ही नहीं पाए। बॉबी के जूते ने उसे इतना परेशान किया कि वो सारी दोपहर गुस्से से भरा बैठा रहा। कुल मिलाकर बच्चों को कुछ भी मजा नहीं आया। आंटी तो बर्फ की तरह ठंडी और शांत लग रही थीं। उन्हें लगभग 35 मिनट पानी के टैंक के अंदर बिताने पड़े थे। जहां तक निकोलस की बात है, वो भी चुपचाप बैठा हुआ था। उसका दिमाग कहीं और ही गया हुआ था। वो सोच रहा था कि हो सकता है कि तस्वीर में दिखाया गया शिकारी अपने कुत्तों के साथ बच निकला हो। तस्वीर में दिखाए गए भेड़िए शिकारी और उसके कुत्तों को भूलकर मरे हुए हिरन की दावत उड़ाने में मस्त हो गए हों। अंधेरा बंद कमरा। अभी आपने H.H. मुनरो उर्फ साकी की अंग्रेजी कहानी द लंबर रूम की ये हिंदी प्रस्तुति सुने। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।